आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आर्टिकल नंबर 3 में खुशामदीद। आर्टिकल नंबर 3 के जो टॉपिक्स हैं वो हैं विद होल्डिंग टैक्सेस एंड चालान जनरेशन। इसमें विद होल्डिंग टैक्सेस पर थोड़ी सी बात होगी, तफसीली तो अगले आर्टिकल्स में होगी, लेकिन यहाँ पर जो ज़रूरत के तहत जो चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ मैं वो उतनी की बात यहाँ पर करेंगे। और चालान जनरेशन है, चलें जी देखते हैं। टॉपिक यही है कि WHT, हाउ टू सी द टैक्स रेट्स, स्टेप कंसीडर्स वाइल डिडक्शन ऑफ WHT और बाकी सारे चलान्स हैं। चलें स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। हम जाएंगे fbr.gov.pk में और यहाँ पर ई फाइल उसको सिलेक्ट करेंगे एज यूजुअल, क्योंकि हम पहले तारुफ में पढ़ चुके हैं कि चलान जो है वो यहाँ से जनरेट होते हैं। अच्छा, ये है हमारा मुद्दा ई पेमेंट्स। अब यहाँ पर जो सारे टैब्स में तरह तरह के टैक्सेस के चलान बताए गए हैं। पहला सेल टैक्स का, दूसरा FET का, इनकम टैक्स का, एनुअल इनकम टैक्स का, और सेल टैक्स विद हेल्ड का, और टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी का। एक्चुअली आप जो सा मर्जी सिलेक्ट कर लें, उसके अंदर से मजीद ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट करने से चलान उसी तरह का बन जाता है। ये अलग अलग शुरू में दिए, असल में सारे एक ही चलान है। अंदर से सिलेक्ट करने पड़ते हैं कि सेल टैक्स का है कि FET का है। आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, इसको सिलेक्ट कर लें और अंदर से सेल टैक्स सिलेक्ट कर लेंगे तो सेल टैक्स का बन जाएगा। चलें एक एक को चेक करते हैं। इससे पहले कि हम ई कॉमर्स पर जाएं और चलान जो है वो जनरेट करके देखें, हम थोड़ी सी बात करेंगे कि चलान क्यों जनरेट किए जाते हैं। इस पर थोड़ा सा बैक पर आते हैं। मिसाल के तौर पर ये इनकम टैक्स है, इसका चलान जनरेट करने लगे हम ई कॉमर्स में जाके, ठीक है। और यहाँ पर देखें गेस्ट यूजर है, यानी कि ये ओपन ही है, ओपन ई कॉमर्स है। जो मर्जी बंदा इसको बगैर लॉगिन किए अपना बाहर से ही बना सकता है, चलान इसका जनरेट कर सकता है, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने सेलेक्ट किया था ई कॉमर्स में। अच्छा, अब ये देखें, इसमें सबसे पहले ईयर है, उसको सेलेक्ट किया। अब वो कंपनी है, कंपनी का एनटीएन जो टैक्स काट रही है, जो डिडक्ट कर रही है, जो उसका एनटीएन डालते हैं। मैंने एक कंपनी का एनटीएन डाला, जस्ट बाहर क्लिक किया अभी, और वो तलाश करना शुरू कर दिया उसने, उसने ढूंढ लिया। ऊपर है विद होल्डिंग एजेंट, जिसने टैक्स डिडक्ट करना है। अब थोड़ी सी बात अब कर लेते हैं विद होल्डिंग एजेंट पर और WHT पर, कि हम ये चालान क्यों जनरेट कर रहे हैं, इनकी वजूहत पर थोड़ा सा। अच्छा जी, ये देखिए इसमें ये टैब है, इसमें सारे जो टैक्सेस हैं वो इसमें लिखे हैं। ये सेल टैक्स, पेमेंट नेचर, एडमिटेड टैक्स, एडवांस टैक्स, CVT, डिमांड इनकम टैक्स, मिसलेनियस, इनकम टैक्स विद हेल्ड, एडजस्टेबल, इनकम टैक्स विद हेल्ड, फाइनल, मिनिमम, एवरेज, रेलिवेंट, रिड्यूस, WPPF और WWF। अब ये सारे जो चालान हैं इसके बारे में बताऊंगा, ये क्यों जनरेट किए जाते हैं, क्या वजह होती है कि हम इसको जनरेट करके ये टैक्स जमा करवाना होता है, ये भी साथ साथ पढ़ेंगे। और ये चालान तो सारे इधर से जनरेट होंगे, जौन सा मर्जी यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अब आते हैं विद होल्डिंग टैक्सेस पर। थोड़ा सा यहाँ पर मैं स्टॉप मारता हूँ और ये चालान तो जो जनरेट कर रहे हैं ये विद होल्डिंग पर थोड़ा सा आते हैं। देखें जी, WHT विद होल्डिंग रजीम जो है उसमें ये है कि पे एज यू अर्न। गौर से जरा बात सुनिएगा, पे ही इसको कहते हैं, PAEY, पे, पे एज यू अर्न, PAY। जैसे ही आप कोई आमदन कमाएं, हासिल करें, और साथ ही इनकम टैक्स भी अदा करते हैं डे बाय डे। जैसे मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए की आपने इनवाइस जो है
वो जनरेट करके इनवॉइस दी है किसी को, 1 लाख का सामान किसी को बेचा है। अब जब वो बंदा 1 लाख रुपए आपको देगा तो उस पर ये फर्ज है कि वो आपको पेमेंट करते हुए टैक्स की थोड़ी सी अमाउंट डिडक्ट करे। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं 4%, तो 4% वो डिडक्ट करे 1 लाख में से। करने के बाद आपको 96,000 रुपया दे दे और 4,000 का चालान जनरेट करे, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने ही खोला हुआ है ई पेमेंट में। और यहाँ से वो सिलेक्ट करेगा कि आपको किस टाइप की पेमेंट दे रहा है। वो जिस टाइप की पेमेंट दे रहा है वहां से वो सिलेक्ट करेगा और चालान जनरेट करके एनबीपी या स्टेट बैंक में ये जमा करवा देगा और आपको 96,000 रुपया भी दे देगा और साथ में ये चालान पेड शुदा भी दे देगा और अपने पास उसकी कॉपी रख लेगा। यानी अब आपके पास 96,000 रुपया और एक चालान 4,000 का आ गया, वो भी आपके नगद पैसे हैं। अब होगा यूं कि ये डेली बेसिस पर आपको पेमेंट्स रिसीव होती जा रही हैं। आपका बिजनेस है, आप कारोबार कर रहे हैं। अब जब कारोबार कर रहे हैं तो डेली बेसिस पर आपको रिसीट आती है। अब जो भी आपको पेमेंट करेगा तो विद होल्डिंग एजेंट, सिर्फ कंपनी जो विद होल्डिंग एजेंट है वो जब आपको पेमेंट करेंगी तो आपकी टैक्स का थोड़ा सा हिस्सा आपकी जो रिसीट है जो आपको मिलने जा रही है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा देखने के बाद डिडक्ट कर लेती हैं और वो चालान जमा करवा देती हैं और चालान आपको दे देती हैं। आपको चालान भी मिल जाता है और आपको रकम भी मिल जाती है। अब वो जो आपका टैक्स डेली बेसिस पर कट रहा है वो WHT स्कीम के तहत कट रहा है, विद होल्डिंग टैक्सेस, वो आपके कट रहे हैं। अब पूरा साल गुजर जाता है, अब अपनी फाइनल लायबिलिटी देखते हैं कि मुझे इस साल कितना टैक्स अदा करना है एनुअली। फर्ज करें आपको 1 लाख रुपया टैक्स अदा करना है। जब आपने अपनी इनकम निकाली तो 1 लाख रुपया बनता था टैक्स। अब आप इस तरह करेंगे कि जो सारा साल आपका डेली बेसिस पर WHT कटा हुआ है मुख्तलिफ कंपनीज की जानिब से और चालान आपको दे दिए गए थे, वो फर्ज करें 90,000 के बनते हैं। तो अब आप इस तरह कर सकते हैं, आपको अलाउड है टैक्स क्रेडिट लेना कि आप 1 लाख में से वो 90,000 डिडक्ट कर दें, निकाल दें कि 90,000 तो मैंने ऑलरेडी दे दिया हुआ है डेली बेसिस के ऊपर, जो मेरा कटा था मेरे पास चालान मौजूद है वो मेरा ही टैक्स है और वो नगद पैसे मेरे वो इनमें मैं एडजस्ट करवा सकता हूँ। लिहाजा वो 1 लाख जो टैक्स लाइबिलिटी बनी है वो 1 लाख तो नहीं देगा, जो डेली बेसिस पर टैक्स कटे हैं वो सारे के सारे इसमें एडजस्ट करवा सकेगा। ठीक है जी। और जो बाकी बचेगा बैलेंस उसका वो ऑन द स्पॉट दे देगा। ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया कि ऑन द स्पॉट देगा, बैलेंस जो बाकी बचेगा वो एडमिटेड टैक्स है कि वो आप खुद मान रहे हैं कि मुझे अब ये बाकी 10,000 देना है। तो जब अगर इस टाइप का कोई चालान जनरेट करना हो कि जो आपने बैलेंस बचा हो और साल के इख्तिताम पर वो आपने अदा करना हो तो वो एडमिटेड टैक्स को सिलेक्ट करके चालान जनरेट करेंगे। अच्छा, अभी तो हम WHT की बात कर रहे हैं क्योंकि WHT का चालान के साथ गहरा ताल्लुक है और WHT की वजह से चालान बनाते हैं हम सारे। लिहाजा WHT को जरूर पढ़ना पड़ेगा हमें। चलें जी, ये देख लेते हैं। सबसे पहले आए कि मैंने आपको बताया कि विद होल्डिंग एजेंट्स हैं जो, उन पर फर्ज है कि वो जब आपको पेमेंट करें, आपसे कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट हासिल किया उन्होंने, आपने उनको बेची हुई है, तो जब आप उनको पेमेंट करें, आपको वो पेमेंट करें तो डिडक्ट कर लें टैक्स, लेकिन वो उसी वक्त ही डिडक्ट कर सकता है अगर वो विद होल्डिंग एजेंट हुआ तब, अदरवाइज वो डिडक्ट नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी है तो उसमें आम तौर पर दो तरह के कस्टमर होंगे, एक नॉन विद होल्डिंग एजेंट और एक विद होल्डिंग एजेंट। नॉन विद होल्डिंग एजेंट में वो है कि जो आपका टैक्स नहीं काट सकते, उनमें कैपेसिटी नहीं है, तो प्रेस्क्राइब पर्सन नहीं है लॉ में दिए हुए, सिर्फ प्रेस्क्राइब पर्सन ही आपका टैक्स काट सकता है। अब आप सोचेंगे प्रेस्क्राइब पर्सन कौन कौन से हैं, तो मोटे मोटे तो मैं बता देता हूँ, बल्कि यही होंगे। एक तो कंपनी पीवीटी हो, वो आपका टैक्स काट सकती है, वो विद होल्डिंग एजेंट होती है जिस कंपनी के साथ पीवीटी एलटीडी आ जाए। अच्छा, एओपी में आ जाते हैं। एओपी में अगर कोई कंपनी जिसकी 2007 के बाद 5 करोड़ की सेल किसी साल हुई हो और उसके बाद दोबारा इतना थ्रेशोल्ड ना हुआ हो,
5 करोड़ तक। फर्ज करें 2008 में उसका 5 करोड़ 60 लाख रुपया सेल्स हुई थी और वो रिटर्न में रिकॉर्ड करवाई है कि वाकई में टैक्स अकाउंट में इनकम टैक्स की रिटर्न में हमने डिक्लेयर किया था कि 5 करोड़ से ज्यादा की सेल हुई है, पर उसके बाद कभी नहीं हुई। 2018, 2019, 2020 आ गया, कोई हमने दोबारा नई 5 करोड़ की सेल हुई। लिहाजा एक दफा ही होना काफी है, तो अब विद होल्डिंग एजेंट बन जाती है कंपनी एओपी। अब वो जिसको भी पेमेंट करेगी उसका टैक्स डिडक्ट करेगी। ठीक है, इसके अलावा और भी है सेल टैक्स में। अब एओपी नहीं है, सोल प्रोप्राइटर बंदा है, वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना ही उसके लिए काफी है। वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है तो समझ लें विद होल्डिंग एजेंट है। तो 3 तो मेजर निशानी है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसका कोई भी इदारा है वो भी विद होल्डिंग एजेंट है। ठीक है, तो अब बेशुमार ऐसी कंपनीज हैं जो आपके साथ काम करती हैं जो विद होल्डिंग एजेंट का स्टेटस जिनको नहीं मिला हुआ था ना। वो एओपी, अगर एओपी है तो 5 करोड़ की कभी सेल नहीं हुई होती उनकी, जहाँ वो पीवीटी नहीं होती है, सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होती, लिहाजा वो आपका टैक्स नहीं काट सकती। आपको वो कैपेसिटी नहीं रखती है आपका टैक्स काटने का, डिडक्ट करने का डेली बेसिस पर। अच्छा, अब ये है बात कि WHT जो कि डेली बेसिस पर आपको पेमेंट्स रिसीव होती हैं उन पर चूंकि कटता है, तो उसमें देख लें कि दो ऐसी रकमें हैं कि आप विद होल्डिंग एजेंट नहीं भी हैं तब भी आपको वो दो रकमें, दो अशिया पर टैक्स काटना पड़ेगा। नंबर एक, जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको जब आप सैलरी देते हैं, पे करते हैं, तो रिगार्डलेस यू आर विद होल्डिंग एजेंट और नॉट, आपको टैक्स काटने इसके लिए किसी विद होल्डिंग एजेंट बनने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये है कि आप रेंट दे रहे हैं प्रॉपर्टी पर, आप एक ऑफिस में हैं, किसी कोठी में हैं या बड़ा ऑफिस है, विद होल्डिंग एजेंट नहीं है, लेकिन साल का 18 लाख या 18 लाख से ज्यादा किराया पे कर रहे हैं, तो लिहाजा इस सूरत में भी आप विद होल्डिंग एजेंट नहीं भी हैं तब भी आपने उसका टैक्स डिडक्ट करना शुरू कर देना। अच्छा, इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ों में, तमाम मामलात में आप अगर कैपेसिटी रखते होंगे, प्रेस्क्राइब पर्सन है जो भी मैंने शुरू में बताया, तब भी किसी का टैक्स काट सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक बंदे की जिम्मेदारी है और एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी है और दूसरे की ड्यूटी है, दोनों को पकड़ा जा सकता है। अब ये तो अगले आर्टिकल में हम बताएंगे आपको कि अगर आप ये टैक्स नहीं काटते तो आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बल्कि इसके लिए एक ऑडिट है, 161205 का ऑडिट इसको कहा जाता है, इसको डेस्क ऑडिट भी कहा जाता है। प्रॉपर इसके लिए ऑडिट रखा गया है कि सिर्फ ये मॉनिटर किया जाए कि आपने इस साल में लोगों को पेमेंट्स करते हुए टैक्स डिडक्ट किया है कि नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने निभाई है कि नहीं निभाई। चलें, अब आते हैं टैक्स की डिडक्शन पर। चलें जी, आप हैं WHT एजेंट और अब आपने लोगों को पेमेंट्स करनी है डेली बेसिस पर, और अब आप टैक्स डिडक्ट करके उसको जमा करवाना है और उसका चालान उनको देना है। अब देखते हैं ये काम किस तरह करना है। तो 6 स्टेप्स आमतौर पर कंसीडर किए जाते हैं किसी का टैक्स काटने से पहले। ठीक है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि मैं जिस कंपनी को पेमेंट कर रहा हूँ, फर्ज करें 1 लाख रुपए की मैंने अशिया एक कंपनी से खरीदी है, फर्ज करें नेस्ले से खरीदी है, P&G से खरीदी है, पहले से खरीदी है, 1 लाख रुपया मैं उसको पे करने जा रहा हूँ, 1 लाख रुपया मैं उसको पे करने जा रहा हूँ और मैं हूँ विद होल्डिंग एजेंट, मैं पीवीटी कंपनी हूँ। अब मैं जो भी पेमेंट करूंगा तो मैं उसको उस पर उसका टैक्स काटूंगा पे करते हुए एज पर लॉ। अब मुझे 6 स्टेप्स को कंसीडर करना है टैक्स काटने से पहले, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है टैक्स पेयर का, यानी जिसका मैं टैक्स काटने जा रहा हूँ उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। अब रेजिडेंशियल स्टेटस तीनों का अलग अलग है, सोल का अलग है, एओपी का अलग है और कंपनी यानी कॉर्पोरेट टैक्स पेयर का अलग है। पहले आते हैं सोल पर।
कोई सोल बंदा है, कोई बढ़ाई है, कोई किसी ने सर्विसेज एसी रिपेयर किया है, अब आप उसको उसका एनटीएन नहीं है, आईडी कार्ड के ऊपर उसका डब्ल्यूएचटी काटने लगे हैं, तो करना उसका ये है कि स्टेटस, सबसे पहला स्टेप ये है कि उसका स्टेटस मालूम किया जाए कि रेजिडेंशियल स्टेटस ये क्या रखता है, नॉन या यस रेजिडेंशियल स्टेटस है या नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस है उसका। सोल बंदा होगा तो उसका आमतौर पर पासपोर्ट ही देखा जाता है या उससे पूछ लिया जाता है कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, जो पता चलता है उसके पासपोर्ट से। पासपोर्ट में अगर उसके 183 डेज पाकिस्तान में स्टे लगा हुआ है तो वो रेजिडेंट है, अदरवाइज अगर 183 दिन से शॉर्ट है तो वो नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट होगा तो टैक्स रेट और है, नॉन रेजिडेंट होगा तो टैक्स रेट बदल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रेजिडेंशियल स्टेटस मालूम किया सोल का उसके पासपोर्ट से जिसका टैक्स काटने जा रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो एओपी है, अब वो सोल नहीं है। दूसरा केस ये है कि वो एओपी है। एओपी में ये है कि उसकी जो मैनेजमेंट और कंट्रोल, एओपी का, एओपी कहते हैं एसोसिएशन पर्सन, यानी कि फर्म, यानी कि पार्टनरशिप फर्म, इसकी मैनेजमेंट और इसका कंट्रोल कंप्लीटली और पार्शली, जुजवी तौर पर या मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में मौजूद हो, यानी कि ये पाकिस्तान से कंट्रोल और पाकिस्तान से मैनेज होती हो, पार्टनर सारे या उनमें से कोई एक पार्टनर यहाँ पर मौजूद हो। ठीक है, पार्शली या फिर फुली, दोनों में से कोई, कंप्लीटली या पार्शली, वो पाकिस्तान से कंट्रोल और मैनेज होती हो तो वो रेजिडेंशियल स्टेटस रखती है। अगर कोई बंदा इधर नहीं है 183 दिन तक पार्टनर उसका, तो नॉन रेजिडेंशियल हो जाएगी, क्योंकि अगर वो बाहर से कंट्रोल और मैनेज होगी सारी की सारी तो नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। अब आते हैं कंपनी की तरफ, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट जो टैक्स पेयर है, एसएससीपी से इलाकशुदा कोई भी कंपनी वो कॉर्पोरेट टैक्स पेयर कहलाती है। अब इनके लिए क्या है, दो तरह की कंपनियां जी एसएससीपी में। एक तो ये है कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक बनी है, अंडर कंपनी ऑर्डिनेंस 2016 1983, जो अमेंडेड है 2016, उसके तहत मार्ज वजूद में आई है। तो ऐसी कंपनी वो हमेशा रेजिडेंशियल स्टेटस ही रखती है। अब आते हैं नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट भी हो सकती है कंपनी, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कंपनी नहीं बनी हुई, मतलब कि यूके के कानून के मुताबिक फर्ज कर लेते हैं आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान एनी कंट्री, दुनिया के किसी मुल्क के कानून के तहत कंपनी मार्ज वजूद में आई है कंपनी, लेकिन पाकिस्तान में वो बिजनेस करने के लिए आई हुई है, यानी कि पाकिस्तान में प्लेस ऑफ बिजनेस उसका पाकिस्तान है, लेकिन वो जो कंपनी ऑपरेट होती है, जो एग्जिस्ट करती है, एक्चुअली वो यूके में है। फॉरेन, उसको फॉरेन कंपनी कहा जाता है, फॉरेन कंपनी एससीसीपी की इस्तेलाह में, कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक नहीं बनी लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस उसने पाकिस्तान का अख्तियार किया हुआ है। तो वो जो कंपनी है, वो वाली कंपनी वो उसकी मैनेजमेंट और कंट्रोल मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से होना चाहिए, मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से होना चाहिए, तब वो रेजिडेंट होगी। अदरवाइज अगर वो बाहर से ही मैनेज और कंट्रोल होती है, जुजवी का इसमें लफ्ज़ नहीं है, इसमें मुकम्मल का ही लफ्ज़ है, वो एओपी में था जुजवियाँ मुकम्मल तौर पर। इसमें फॉरेन कंपनी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से कंट्रोल होगी तो रेजिडेंशियल स्टेटस रखेगी, अदरवाइज वो बैरूनी कानून के मुताबिक बनी है, सिर्फ यहाँ बिजनेस प्लेस है, उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पर है, तो वो अदरवाइज नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। ये तो रेजिडेंशियल स्टेटस था, पहला स्टेप था, खत्म हो गया। अगला स्टेप है, देखते हैं टैक्स पेयर इज फाइलर और नॉन फाइलर। अब देखें जी, दोनों के टैक्स रेट अलग अलग है। आपने ये मालूम करना है कि ये बंदा फाइलर है कि नॉन। चले मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब आते हैं यहाँ पर, आपने ई डॉट एफ पर गए, अब इसमें जाके हम एंटीन इंक्वायरी पर चले जाते हैं।
बल्कि हम एक्टिव टैक्स पेयर पर जाते हैं, ये एक्टिव है कि नहीं। अब हम इसी कंपनी का टैक्स डिडक्ट करना चाह रहे हैं। देखिएगा, अब ये मैं जस्ट इसका रजिस्ट्रेशन नंबर दूंगा और बाहर जस्ट मैं क्लिक करूंगा और फिर मैं कैप्चा दूंगा इमेज। और सबमिट कर देता हूँ। अब ये सर्च कर रहा है, जो कि मेरा स्टेप था WST में। मेरा स्टेप था कि मैं उसका फाइलर और नॉन फाइलर को मैं चेक करूं। बहुत का देर लगा देता है, ये सिस्टम पर भी डिपेंड करता है, जैसे आपके सामने है। तो वो चेक करे। चले हम उतनी देर दूसरा पढ़ लेते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अभी टैक्स पेयर इस फाइलर और नॉन फाइलर, हम दूसरे स्टेप पर पहुंचे थे अभी। चले हम इसको दोबारा करके देख लेते हैं। वैसे आप ATL लिस्ट है, बल्कि आप इस तरह करें, फॉर वेरिफिकेशन थ्रू SMS टाइप ATL स्पेस 13 डिजिट। चलें जी दोबारा करते हैं उसमें 271227। मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ ताकि आप देख ले तो बेहतर है। इनकी सर्विसेज कुछ ऐसी ही हैं। चलें जी, ये अभी तो काम नहीं कर रहा आपके सामने, ये इस तरह ही है। आपके सामने भी मुमकिन है काम ना करे, लेकिन आप ATL लिस्ट में से या SMS करके पता लगवा सकते हैं कि फादर या नॉन है। ठीक है, ये भी इसके मोड पर भी डिपेंड करता है, हो सकता है ये सारी मैं बंद करके चलाऊं तो वो उसको निकाल दे। अच्छा, थोड़ा सा फास्ट मोड आगे आते हैं, थोड़ा सा फास्ट मोड आते हैं। तीसरा जो है बिजनेस एंटिटी ऑफ टैक्स पेयर है। बिजनेस एंटिटी ऑफ टैक्स पेयर,